मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम परिंदे कहानी निर्मल वर्मा के पढ़ेंगे, जो बहुत ही खूबसूरत है और ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उस कहानी को। तो अंधेरे गलियारे में चलते हुए लतिका ठिठक गई। दीवार का सहारा लेकर उसने लैंप की बत्ती बढ़ा दी। सीढ़ियों पर उसकी छाया एक बेडरूम का फटी आकृति खींचने लगी। 7 नंबर कमरे में लड़कियों की बातचीत और हंसी ठहाकों का स्वर अभी तक आ रहा था। लतिका ने दरवाज़ा खटखटाया। शोर अचानक बंद हो गया। कौन है? लतिका चुप खड़ी रही। कमरे में कुछ देर तक घुसर फुसर होती रही। फिर दरवाजे की ठिठकने के खुलने का स्वर आया। लतिका कमरे के देहरी से कुछ आगे बढ़ी। लैंप की झपकती लौ में अपने लड़कियों के चेहरे सिनेमा के पर्दे पर ठहरे हुए क्लोजअप की भांति उभरने लगे। कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है? लतिका के स्वर में हल्की सी झिड़की का आभास था। लैंप में तेल ही खत्म हो गया मैडम। यह सुधा का कमरा था, इसलिए उसे ही उत्तर देना पड़ा। हॉस्टल में शायद वह सबसे अधिक लोकप्रिय थी, क्योंकि सदा छुट्टी के समय या रात को डिनर के बाद आसपास के कमरों में रहने वाली लड़कियों का जमघट उसी के कमरे में लग जाता था। देर तक गपशप हंसी मजाक चलता रहता। तेल के लिए करीमुद्दीन से क्यों नहीं कहा? कितनी बार कहा मैडम, लेकिन उसे याद रहे तब तो। कमरे में हंसी की फुहार एक कोने से दूसरी कोने तक फैल गई। लतिका के कमरे में आने से अनुशासन की जो घुटन घिर आई थी, वह अचानक बह गई। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर था। उसके आलस्य काम में टाल मटोल करने के किस्से हॉस्टल की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते थे। लतिका को हठात कुछ स्मरण हो आया। अंधेरे में लैंप घुमाते हुए चारों ओर निगाहें दौड़ाई। कमरे में चारों ओर घेरा बनाकर वे बैठी थी, पास पास एक दूसरे से सटकर। सबके चेहरे परिचित थे, किंतु लैंप के पीले मध्यम प्रकाश में मानो कुछ बदल गया था, या जैसे उन्हें पहली बार देख रही थी। जूली, अब तक तुम इस ब्लॉक में क्या कर रही हो? जूली खिड़की के पास पलंग के सिरहाने बैठी थी। उसने चुपचाप आंखें नीचे कर ली। लैंप का प्रकाश चारों ओर से सिमटकर अब केवल उसके चेहरे पर गिर रहा था। नाइट रजिस्टर पर दस्तखत कर दिए। हाँ मैडम। फिर लतिका का स्वर कड़ा हो आया। जूली संकुचाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। जब से लतिका इस स्कूल में आई है, उसने अनुभव किया है कि हॉस्टल के इस नियम का पालन डांट फटकार के बावजूद नहीं होता। मैडम, कल से छुट्टियां शुरू हो जाएगी, इसलिए आज रात हम सब ने मिलकर। और सुधा पूरी बात न कहकर हेमंती की ओर देखते हुए मुस्कुराने लगी। हेमंती के गाने का प्रोग्राम है, आप भी कुछ देर बैठिए ना। लतिका को उलझन मालूम हुई। उस समय यहाँ आकर उसने इनके मज़े को किरकिरा कर दिया। इस छोटे से हिल स्टेशन पर रहते हुए उसे खासा अरसा हो गया, लेकिन कब समय पतझड़ और गर्मियों का घेरा पार कर सर्दी की छुट्टियों की गोद में सिमट जाता है, उसे कभी याद नहीं रहता। चोरों की तरह चुपचाप वह देरी से बाहर को गई। उसके चेहरे का तनाव ढीला पड़ गया। वह मुस्कुराने लगी। मेरे संग स्नोफॉल देखने कोई नहीं ठहरेगा? मैडम, छुट्टियों में क्या आप घर नहीं जा रही हैं? सब लड़कियों की आंखें उस पर जम गई। अभी कुछ पक्का नहीं है। आई लव द स्नोफॉल। लतिका को लगा कि यही बात उसने पिछले साल भी कही थी, और शायद पिछले से पिछले साल भी। उसे लगा मानो लड़कियां उसे संदेह की दृष्टि से देख रही हैं, मानो उन्होंने किसी की बात पर विश्वास नहीं किया। उसका सिर चकराने लगा, मानो बादल का स्याह झुरमुट किसी अनजाने कोने से उठकर उसे अपने में डुबो देगा। वह थोड़ा सा हंसी, फिर धीरे से उसने सर को झटका दिया। जूली, तुमसे कुछ काम है। अपने ब्लॉक में जाने से पहले मुझे मिल लेना। वेल, गुड नाइट। लतिका ने अपने पीछे दरवाजे बंद कर दिए। गुड नाइट मैडम, गुड नाइट। गुड नाइट। गलियारे की सीढ़ियों न उतरकर लतिका रेलिंग के सहारे खड़ी हो गई। लैंप की बत्ती को नीचे घुमाकर कोने में रख दिया। बाहर धुंध की नीली तहें बहुत घनी हो चली थी। लॉन पर लगी हुई चीड़ के पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों के संग कभी तेज कभी धीमी होकर भीतर बह आती थी। हवा में सर्दी का हल्का सा आभास पाकर लतिका के दिमाग में कल से शुरू होने वाली छुट्टियों का ध्यान भटक आया। उसने आंखें मूंद ली। उसे लगा कि जैसी उसकी टांगें बांस की लकड़ियों की तरह उसके शरीर से बंधी है,
जिसकी गांठें धीरे धीरे फूलती जा रही है। सिर की चकराहट अभी मिटी नहीं थी, मगर अब जैसे वह भीतर ना होकर बाहर फैली हुई धुंध का हिस्सा बन गई थी। सीढ़ियों पर बातचीत का स्वर सुनकर लतिका जैसे सोते से जगी, शॉल के कंधों पर समेट और लैंप उठा लिया। डॉक्टर मुखर्जी मिस्टर हब्यूट के संग अंग्रेजी धुन गुनगुनाते हुए ऊपर आ रहे थे। सीढ़ियों पर अंधेरा था। ह्यूबर्ट को बार बार अपनी छड़ी से रास्ता टटोलना पड़ता था। लतिका ने 2-4 सीढ़ियाँ उतरकर लैंप को नीचे झुका दिया। गुड इवनिंग डॉक्टर, गुड इवनिंग मिस्टर ह्यूबर्ट। थैंक यू मिस लतिका। ह्यूबर्ट के स्वर में कृतज्ञता का भाव था। सीढ़ियाँ चढ़ने से उसकी सांस तेज हो गई थी और दीवार लगे हुए हाँफ रहे थे। लैंप की रोशनी में उनके चेहरे का पीलापन कुछ तांबे के रंग के जैसा हो गया था। यहाँ अकेली क्या कर रही हो मिस लतिका? डॉक्टर ने ओठों के भीतर से सीटी बजाई। चेकिंग करके लौट रही थी। आज इस वक्त ऊपर कैसे आना हुआ मिस्टर ह्यूबर्ट? ह्यूबर्ट ने मुस्कुराकर अपनी छड़ी डॉक्टर के कंधे से छुला दी। इनसे पूछो, यही मुझे ज़बरदस्ती घसीट लाए हैं। मिस लतिका, हम आपको निमंत्रण देने आ रहे थे। आज रात मेरे कमरे में एक छोटा सा कंसर्ट होगा जिसमें मिस्टर ह्यूबर्ट सोपा और चायकोवस्की के कंपोजिशन बजाएंगे और फिर कीम कॉफ़ी पी जाएगी, और उसके बाद अगर समय रहा तो पिछले साल हमने जो गुनाह किए हैं उन्हें हम सब मिलकर कॉन्फ्रेंस करेंगे। डॉक्टर मुखर्जी के चेहरे पर भारी मुस्कान खेल गई। डॉक्टर, मुझे माफ़ करें, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। चलिए, यह ठीक रहा, फिर तो आप वैसे भी मेरे पास आती। डॉक्टर ने धीरे से लतिका के कंधों को पकड़कर अपने कमरे की तरफ मोड़ दिया। डॉक्टर मुखर्जी का कमरा ब्लॉक के दूसरे सिरे पर छत से जुड़ा हुआ था। वह आधे बर्मी थे, जिसके चिन्ह उनकी थोड़ी दबी हुई नाक और छोटी छोटी चंचल आंखों से स्पष्ट थे। बर्मा पर जापानियों का आक्रमण होने के बाद वह इस छोटे से पहाड़ी शहर में आ बसे थे। प्राइवेट प्रैक्टिस के अलावा वह कॉन्वेंट स्कूल में हाइजीन फिजियोलॉजी में भी पढ़ाया करते थे, इसलिए उनको स्कूल के हॉस्टल में ही एक कमरा रहने के लिए दे दिया गया था। कुछ लोगों का कहना था कि बर्मा से आते हुए रास्ते में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, लेकिन इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डॉक्टर स्वयं कभी अपनी पत्नी की चर्चा नहीं करते। बातों के दौरान डॉक्टर अक्सर कहा करते हैं, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा, और तब एक क्षण के लिए उनकी आंखों में एक नमी सी छा जाती। लतिका चाहने पर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाती। उसे लगता कि डॉक्टर नहीं चाहते हैं कोई अतीत के संबंध में उनसे कुछ भी पूछे या सहानुभूति दिखलाए। दूसरे ही क्षण अपनी गंभीरता को दूर ठेलते हुए वह हंस पड़ते, एक सूखी बुझी हुई हंसी। होम सिकनेस की एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है। छत पर मेज कुर्सियाँ डाल दी गई है। भीतर कमरे में परकोलेटर में कॉफ़ी का पानी चढ़ा दिया गया। सुना है अगले 2-3 वर्षों में यहाँ पर बिजली का इंतजाम हो जाएगा, डॉक्टर ने स्ट्रीट लैम्प जलाते हुए कहा। यह बात तो पिछले 10 सालों से सुनने में आ रही है। अंग्रेज़ों ने भी कोई लंबी चौड़ी स्कीम बनाई थी, पता नहीं उसका क्या हुआ, ह्यूबर्ट ने कहा। वह आराम कुर्सी पर लेटा हुआ बाहर लॉन की ओर देख रहा था। लतिका कमरे से 2 मोमबत्तियाँ ले आई, मेज के दोनों सिरों पर टिकाकर उन्हें जला दिया। छत का अंधेरा मोमबत्ती की फीकी रोशनी के इर्द गिर्द सिमटने लगा। एक घनी निर्भरता चारों ओर घिरने लगी। हवा में चीड़ के वृक्षों की साए साए दूर दूर तक फैली पहाड़ियाँ और घाटियों में सीढ़ियों की गूंज सी छोड़ती जा रही थी। इस बार शायद बर्फ जल्दी गिरेगी। अभी से हवा में एक सर्द खुश्की सी महसूस होने लगी है। डॉक्टर का सिगार अंधेरे में लाल बिंदी सा चमक रहा था। पता नहीं मिस वुड को स्पेशल सर्विस का गोरख धंधा क्यों पसंद आता है। छुट्टियों में घर जाने से पहले क्या यह जरूरी है लड़कियां फादर एलमंड का सरमन सुने, ह्यूबर्ट ने कहा। डॉक्टर को फादर एलमंड एक आंख नहीं सुहाते थे। लतिका कुर्सी पर आगे झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलने लगी, और हर साल स्कूल बंद होने के दिन यही 2 प्रोग्राम होते, चैपल में स्पेशल सर्विस और उसके बाद दिन में पिकनिक। लतिका को पहला साल याद आया जब डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद वह क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार रूम कमाऊ रेजिमेंट के अफसरों से भरा हुआ था। कुछ देर तक बिलियर्ड का खेल देखने के बाद जब वह वापस बार की ओर आ रहे थे तब उसने दाईं ओर क्लब की लाइब्रेरी में देखा, मगर उसी समय डॉक्टर मुखर्जी पीछे से आ गए थे। मिस लतिका, यह मेजर ग्रेस नेगी हैं। बिलियर्ड रूप से आते हुए हंसी ठहाकों के बीच वह नाम दब सा गया था।
वह किसी भी किताब के बीच में उंगली रखकर लाइब्रेरी की खिड़की से बाहर देख रहा था। हेलो डॉक्टर। वह पीछे मुड़ा। तब उस क्षण ना जाने क्यों लतिका का हाथ कांप गया। कॉफ़ी कुछ गर्म बूंदें उसकी साड़ी पर छलक आई। अंधेरे में किसी ने नहीं देखा कि लतिका के चेहरे पर ऊनीदारीतापन घिर आया है। हवा के झोंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगी है। छत से भी ऊंची काठगोदाम जाने वाली सड़क पर यूपी रोडवेज की आखिरी बस टाँक लेकर जा रही थी। बस की लाइट्स में आसपास फैली हुई झाड़ियों की छाएं घर की दीवार पर सरकती हुई गायब होने लगी। मिस लतिका, आप इस साल भी छुट्टियां यहीं रहेंगी? डॉक्टर ने पूछा। डॉक्टर का सवाल हवा में टंगा रहा। उसी समय पियानो पर शोपा का नोकर्टन ह्यूबर्ट की उंगलियों के नीचे से फिसलता हुआ धीरे धीरे छत के अंधेरे में खुलने लगा, मानो जल पर कोमल स्वप्निल उर्मिला भंवरों का झिलमिलाता जाल बुनती हुई दूर दूर तक किनारों तक फैलती जा रही है। लतिका को लगा कि जैसे कहीं बहुत दूर बर्फ की चोटियों से परिंदे के झुंड नीचे अनजान देशों की ओर उड़े जा रहे हैं। इन दिनों अक्सर उसने अपने कमरे की खिड़की से उन्हें देखा है। सॉरी। धागे में बंधे चमकीले लट्टुओं की तरह वे एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी कतार में उड़े जाते हैं, पहाड़ों की सुनसान निर्भरता से परे उन विचित्र शहरों की ओर जहाँ शायद वह कभी नहीं जाएगी। लतिका आर्म चेयर पर उगने लगी। डॉक्टर मुखर्जी का सिगार अंधेरे में चुपचाप जल रहा था। डॉक्टर को आश्चर्य हुआ कि लतिका ना जाने क्या सोच रही है, और लतिका सोच रही है कि क्या वह बूढ़ी होती जा रही है। उसके सामने स्कूल के प्रिंसिपल मिस वुड का चेहरा घूम गया। पोपला मुंह, आंखों के नीचे झूलती हुई मांस की थैलियाँ, जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाना, कर्कश आवाज में चीखना, सब उसे ओल्ड मेड कहकर पुकारते हैं। कुछ वर्षों बाद वह भी हूबहू वैसे ही बन जाएगी। लतिका के समूचे शरीर में झुरमुरी सी दौड़ गई, मानो अनजाने में किसने उसे किसी गलीज वस्तु को छू लिया हो। उसे याद आया कि कुछ महीने पहले अचानक उसे ह्यूबर्ट का प्रेम पत्र मिला था। भाव की याचना से भरा हुआ पत्र, जिसमें उसने ना जाने क्या कुछ लिखा था जो कभी उसकी समझ में नहीं आया। उसे ह्यूबर्ट की इस बचकाना हरकत पर हंसी आई, किंतु भीतर ही भीतर प्रसन्नता भी हुई थी। उसकी उम्र अभी बीती नहीं है, अब भी वो दूसरों की अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। ह्यूबर्ट का पत्र पढ़कर उसे क्रोध नहीं आया, आई थी केवल ममता। वह चाहती थी उसकी गलतफहमी का दूर करने में देर न लगती, किंतु कोई शक्ति उसे रोके रहती है। उसके कारण अपने पर विश्वास रहता है, अपने सुख का भ्रम मानो ह्यूबर्ट की गलतफहमी से जुड़ा है। ह्यूबर्ट ही क्यों, वह क्या किसी की चाह सकेगी उस अनुभूति के संग जो अब नहीं रही, जो छाया से उस पर मंडराती रहती, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। उसे लगा जैसे बादलों का झुरमुट फिर उसके मस्तिष्क पर धीरे धीरे छाने लगा है। उसकी टांगें फिर निर्जीव शिथिल सी हो गई है। वह झटके से उठ खड़ी हुई है। डॉक्टर, माफ़ करना, मुझे थकान सी लग रही है। बिना वाक्य पूरा किए ही वह चली गई। कुछ देर तक टेरेस पर निस्तब्धता छाई रही। मोमबत्तियां बुझने लगी और डॉक्टर मुखर्जी ने सिगार का नया कस लिया। सब लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ह्यूबर्ट की उंगलियों का दबाव पियानो पर ढीला पड़ता गया। अंतिम सुरों की झिझकी सी गूंज कुछ क्षणों तक हवा में तैरती रही। डॉक्टर, आपको मालूम है, मिस लतिका का व्यवहार पिछले कुछ वर्षों से अजीब सा लगता है। हीवर्ड के स्वर में लापरवाही का भाव था। वह नहीं चाहता था कि डॉक्टर को लतिका के प्रति उसकी भावनाओं का आभास मात्र भी मिल सके। जिस कोमल अनुभूति को वो इतने समय से सजोते आया, डॉक्टर उसे हंसी के एक ठाके में उपहासास्पद बना देगा। क्या तुम नियति में विश्वास करते हो ह्यूबर्ट? डॉक्टर ने कहा। ह्यूबर्ट दम रोके प्रतीक्षा करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बात कहने से पहले डॉक्टर को फिलोसोफाइज करने की आदत थी। डॉक्टर टेरेस के जंगल से सटकर खड़ा हो गया। फीकी सी चांदनी में चीड़ के पेड़ों की छाएं लॉन पर गिर पड़ी थी। कभी कभी कोई जुगनू अंधेरे में हरा प्रकाश छिड़कता हवा में गायब हो जाता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ, इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? हज़ारों मील अपने मुल्क से दूर मैं यहाँ पड़ा हूँ। यहाँ कौन मुझे जानता है? यही शायद मैं मर भी जाऊँगा। ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है, एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना कितनी खौफनाक बात है? ह्यूबर्ट विस्मित सा डॉक्टर को देखने लगा। उसने पहली बार डॉक्टर मुखर्जी के इस पहलू को देखा था।
अपने संबंध में वो अक्सर चुप रहते थे, कोई पीछे नहीं है। यह बात मुझ में एक अजीब किस्म की विपत्ति पैदा करती है। लेकिन कुछ लोगों की मौत अंत तक पहेली बनी रहती है। शायद वे ज़िंदगी से बहुत उम्मीद लगाते थे। उसे ट्रेजिक भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी दम तक उन्हें मरने का एहसास नहीं होता। डॉक्टर, आप किसका जिक्र कर रहे हो? ह्यूबर्ट ने परेशान होकर पूछा। डॉक्टर कुछ देर तक चुपचाप सिगार पीता रहा, फिर मुड़कर वह मोमबत्तियों की बुझती हुई लौ को देखने लगा। तुम्हें मालूम है, किसी समय लतिका बिलनागा क्लब जाया करती थी। गृष्णगी से उसका परिचय वहीं हुआ था। कश्मीर में जाने से एक रात पहले उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं अब तक लतिका उससे मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कह सका हूँ, किंतु उस रात कौन जानता था कि वापस नहीं लौटेगा। अब क्या फ़र्क पड़ता है? लेट द डेड डाई। डॉक्टर की सूखी सरधासी में खोखली सी सुंदरता भरी थी। कौन? गृष्णगी कुमाऊं न्यूजीलैंड में कैप्टन था। डॉक्टर, क्या लतिका ह्यूबर्ट से आगे कुछ नहीं कहा गया? उसे याद आया वह पत्र जो उसने लतिका को भेजा था। कितना अर्थहीन और उपास्यास्पद, जैसे उसका एक एक शब्द उसके दिल को कसोट रहा हो। उसने धीरे से पियानो पर सिर टिका लिया। लतिका ने उसे क्यों नहीं बताया? क्या वो इसके योग्य भी नहीं था? लतिका, वो तो बच्ची है पागल। मरने वालों के संग खुद थोड़े ही मारा जाता है। कुछ देर बाद चुप रहकर डॉक्टर ने अपने प्रश्न को फिर दोहराया। लेकिन ह्यूबर्ट, क्या तुम नियति का पर विश्वास करते हो? हवा के हल्के झोंकों से मोमबत्तियाँ एक बार प्रज्वलित होकर बुझ गईं। टेरेस पर ह्यूबर्ट और डॉक्टर अंधेरे में एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, फिर भी वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कॉन्वेंट स्कूल से कुछ दूर मैदानों में बहते पहाड़ी नाले का स्वर आ रहा था। अब बहुत देर बाद कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर का बिगुल सुनाई दिया तो ह्यूबर्ट हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। अच्छा, चलता हूँ डॉक्टर। गुड नाइट। गुड नाइट ह्यूबर्ट, मुझे माफ़ करना, मैं सिगार खत्म करके उठूँगा। सुबह बदली छाई थी। लतिका खिड़की खोलते ही धुंध का गुब्बारा सा भीतर घुस आया, जैसे रात भर दीवार के सहारे सर्दी में ठिठुरता हुआ वह भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा हो। स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी। केवल चैपल का क्रॉस धुंध के पर्दे पर एक दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं से दिखाई दे जाता था। लतिका ने खिड़की से आंखें उठाई, देखा तो करीमुद्दीन चाय की ट्रे लिए खड़ा है। करीमुद्दीन मिलिट्री में अर्दली रह चुका था, इसलिए ट्रे मेज पर रखकर अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। लतिका झटके से उठ बैठी। सुबह से आलस करके कितनी बार जगाकर वह सो चुकी है। अपनी खिसियाहट मिटाने के लतिका ने कहा, बड़ी सर्दी है, आज बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता। अजी मेम साहब, अभी क्या सर्दी आई है, बड़े दिनों में देखना कैसे दांत खटखटाते हैं। और करीमुद्दीन अपने हाथों को बंगलों में डाले हुए इस तरह सिकुड़ गया जैसे उन दिनों की कल्पना मात्र से उसे जाड़ा लगना शुरू हो गया हो। गंजे सिर पर दोनों तरफ के उसके बाल खिंचाव लगाने से कथई रंग के भूरे हो गए थे। बात चाहे किसी विषय पर हो रही हो, वह हमेशा खींच तान कर उसे ऐसे क्षेत्र में घसीट लाता था वह बेझिझक अपने विचारों को व्यक्त कर सके। एक दफ़ा तो यहाँ लगातार इतनी बर्फ गिरी थी कि बुआरी से लेकर डाक बंगले तक सारी सड़कें जाम हो गई। इतनी बर्फ थी मेम साहब की पैरों की टहनियाँ तो सिकुड़कर तने से लिपट गई थी, बिल्कुल ऐसे। और करीमुद्दीन नीचे झुककर मुर्गा सा बन गया। कब की बात है? लतिका ने पूछा। अब तो यह जोड़ हिसाब करके ही पता चलेगा मेम साहब, लेकिन इतना याद है उस वक्त अंग्रेज़ बहादुर यहीं थे। कंटोनमेंट की इमारत पर कौमी झंडा नहीं लगा था, बड़े जबर थे ये अंग्रेज़। 2 घंटे में हम सारी सड़कें साफ करवा दी। उन दिनों एक सीटी बजाते हुए 50 घोड़े वाला जमा हो जाते थे, अब तो सारे सीट खाली पड़े हैं। वे लोग अपनी खिदमत भी करवाना चाहते थे, अब तो सब उजड़ गया है। करीमुद्दीन उदास भाव से बाहर देखने लगा। आज वह पहली बार नहीं है जब लतिका करीमुद्दीन से उन दिनों की बात सुन रही हो जब अंग्रेज़ बहादुर ने इस स्थान को स्वर्ग बना रखा था। आप छुट्टियों में इस साल का भी यहीं रहेंगी मेम साहब? दिखता हूँ कुछ ऐसा ही है करीमुद्दीन, तुम्हें फिर तंग आना पड़ेगा। क्या कहती हैं मेम साहब, आपके रहने से हमारा भी मन लग जाता है, वरना छुट्टियों में तो यहाँ कुत्ते लौटते हैं। तुम जरा मिस्त्री से कह देना कि इस कमरे की छत की मरम्मत कर जाए। पिछले साल बर्फ़ का पानी दरारों से टपकता रहता था। लतिका को याद आया कि पिछले सर्दियों में जब काफ़ी बर्फ़ गिरती तो उसे पानी से बचाने के लिए रात भर कमरे के कोने में सिमट कर सोना
पड़ता था। करीमुद्दीन चाय की ट्रे उठाता हुआ बोला, ह्यूबर्ट साहब शायद कल ही चले जाएं। कल रात उनकी तबीयत फिर खराब हो गई है। आधी रात के वक्त मुझे जगाने आए थे, कहते थे छाती में तकलीफ है, उन्हें यह मौसम रास नहीं आता। वह कह रहे थे लड़कियों की बस में, वह भी कल ही चले जाएंगे। करीमुद्दीन दरवाज़ा बंद करके चला गया। लतिका की इच्छा हुई कि वह ह्यूबर्ट के कमरे में जाकर उनकी तबीयत की पूछताछ कर आगे आए, किंतु फिर न जाने क्यों स्लीपर वह पैरों में टंगे रहे और खिड़की के बाहर बादलों का उड़ता हुआ देखती रही। ह्यूबर्ट का चेहरा अब उसे देखकर सहमा सा दयनीय हो जाता। तब लगता है कि वह अपनी मूकनिरी याचना में उसे कोस रहा है, न जाने किसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयत्न कर पाती है और न उसे अपनी व्यवस्था की सफाई देने का साहस होता है। उसे लगता है कि इसी जाले में बाहर निकालने के लिए वह आगे बढ़े और खुद एक गांठ बनकर रह जाता है। बाहर बूंदाबूंदी होने लगी थी। कमरे की टीन की छत पर खटखट बोलने लगी थी। लतिका पलंग से उठ खड़ी हुई, बिस्तर को तहाकर बिछाया, फिर पैरों में स्लीपर पर घसीटते हुए चल पड़े। आईने तक आई और उसके सामने स्टूल पर बैठकर बालों को खोलने लगी, किंतु कुछ देर बाद कंघी बालों में उलझी रही और गुमसुम ही शीशे में अपना चेहरा ताकती रही। करीमुद्दीन को यह कहना याद ही नहीं रहा होगा कि धीरे धीरे आग जलाने की लड़कियां जमा कर ले। इन दिनों सस्ते दामों पर सूखी लकड़ियां मिल जाती है। पिछले साल तो कमरा धुएं से भर जाता था, जिसके कारण कपकपाते जाड़े में भी उसे खिड़की खोलकर ही सोना पड़ता था। आईने में लतिका ने अपना चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रही थी। पिछले साल अपने कमरे की सीलन और ठंड से बचने के लिए कभी कभी वो मिस वुड के सारे खाली कमरों में थे चोरी चुप के सोने चली जाया करती थी। मिस वुड का कमरा बिना आग के भी गर्म रहता था। उसके गदीले सोफे पर लेटी हुए आंख लग जाती थी। कमरा छुट्टियों में खाली पड़ा रहता, किंतु मिस वुड से इतना प्यार नहीं था, इतना लगाव था कि 2 महीने के लिए उसने हवाले कर दिए जाए, यानी कि 2 महीने के लिए उसे हवाले कर दिए जाए। हर साल कमरे में ताला ठीक हो जाती है, तो पिछले साल मुसलमान के घरों में रहतियाँ और साकल देना, मुसलमान के भीतर की साकल देना भूल गई, जिसे लतिका चोर दरवाजे के रूप में इस्तेमाल करती रही थी। पहले साल अकेले मुझसे बड़ा डर सा लगता था। छुट्टियों में सारे स्कूल और हॉस्टल के कमरे में साय साय करने लगते थे। डर के मारे उसे जब भी कभी नींद नहीं आती तो करीमुद्दीन को रात को देर तक बालों में उलझाए रखती। बातों में जब खोई सी वह आ जाती तब करीमुद्दीन चुपचाप लैंप बुझाकर चला जाता। कभी कभी बीमारी का बहाना करके तो वह डॉक्टर को बुलावा भेजती और बाद में बहुत जिद करके दूसरे कमरे में उनका बिस्तर लगवा देती। लतिका के कंधे से बालों का गुच्छा निकाला और उसे बाहर फेंकने के लिए वह खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर छत की ढलान से बारिश के जल की मोटी सी धार बराबर लॉन पर गिर रही थी। मेघाच्छन्न आकाश में सरकते हुए बादलों के पीछे पहाड़ियों के झुंड कभी उभर आते थे, कभी छिप जाते थे, मानो चलती हुई ट्रेन से कोई उन्हें देख रहा था। लतिका ने खिड़की से सिर बाहर निकाल दिया। हवा के झोंके से उसकी आंखें छिप गई। उसे कितने काम याद आते हैं, उतने ही आलस घना होता जाता है। बस की सीटें रिजर्व करवाने के लिए चपरासी को रुपये देने, जो सामान हॉस्टल की लड़कियां पीछे छोड़े जा रही हैं उन्हें गोदाम में रखवाना होगा। कभी कभी तो छोटी क्लास की लड़कियां के साथ पैकिंग करवाने के काम में भी उसे हाथ बटाना पड़ता था। वह इन कामों से उगती नहीं, धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती सो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किचकिच रहती, परेशानी और दिक्कत होती, किंतु देर सवेर इसमें छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियां को आखिरी बस चली जाती है, यानी कि स्वयं मन उचट सा जाता है, तब खाली कॉरिडोर में घूमती हुई कभी इस कमरे में जाती है और कभी उसमें। वह नहीं जान पाती कि कमरे में से क्या करे, फिर दिल को कहीं भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इन सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछ बैठता है, मिस लतिका छुट्टियां में आप घर नहीं जा रही, तब क्या कहे। डिंग डोंग डिंग डोंग स्पेशल सर्विस के स्कूल चैंपल के घंटे बजने लगे थे। लतिका ने अपनी सीट खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में कंधे पर तौलिया डाले गुसल खाने में घुस आई। राइट राइट लेफ्ट 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 कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर 4-4 की पंक्तियों में कुमाऊं रेजिमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाज़ें
स्कूल चैपल की दीवार से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में घुस रही थी। वेलफेयर ऑफ द मीक, फादर आलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खखारते स्वर में सर्मन ऑफ द माउंट पढ़ा रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडल विलियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनका प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछले लाइनों की बैचें धीरे धीरे अंधेरे में डूब गई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई थी। समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों झुकाए एक दूसरे से घुसर पुसर करी थी। मिस वुड स्कूल सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यालयों और स्टाफ सदस्यों को काफ़ी बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। आमीन। फादर आलमंड ने बाइबल भेज सर पे रख दी और पैर अरबुक उठा ली और हाथ के फिलहाल खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंच को पीछे ढकेला। बेंच फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर घुघुटियाँ चढ़ गई। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस टूटे हुए धुल्लक में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई करती थी। फिर भी अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस टूटे हुए धुएं के फाड़ में तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊपर उत्कटता से भरी जुबानी ली। जब एक हिस्सा खत्म होगा, उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि समझाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खिलती रहती और वह धीरे धीरे अपनी मूँछों को खींचता रहता। फादर आलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी होने लग गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित हुआ करते थे कि क्या पादरी लोग सफ़ेद चोगे के नीचे कुछ नहीं पहनते। अगर धोखे से ऊपर उठ जाए तो लेफ्ट मार्च करते हुए फौजी बोर्ड चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नवंबर 1911 वर्धमान फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों को लपेटने की खड़बड़ाहट फिसलती हुई सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच से उठकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षकों ने कान्हा सवाल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायर के संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने समाप्त से रूलर और स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कायर संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता था। विद्यार्थियों ने अपनी घबराहट छिपाने की ह्यूबर्ट हमेशा ऐसा ही किया करता। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए अपने कांपते हाथों से हिम बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सूर्य दबे छिड़कते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली अंगुलियां खुलने समटने लगी। कार में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गूंजकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंध गए। चारों ओर लतिका को लगा कि उसका जूड़ा ढीला पड़ गया है, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंखें बचा लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिपों को कसकर खींच दिया। बड़ा झटके आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने तो मना किया था, फिर भी चलाया, डॉक्टर ने कहा। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था। कल जाने के लिए वह कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट को चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ पर चढ़कर हाँफते हुई सांसों की आकाश की आभास शून्यता में बिखरते हुए नीचे उतर रहे थे। बारिश की मुलायम पर धूप केवल
लंबे चौकार शीशी पर झिलमिलाते रहते हैं। मोमबत्ती के धुआं धूप में नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तैरने लगा है। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका के नीम के पत्तों का परिचित मूसर कहीं दूर अनजानी दिशों में जाता हुआ करता था। एक क्षण में चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रियल हॉल के चारों कोनों में सिमटता हुआ उसके पास आया। फीका सा अंधेरा उस छोटे से एयरफॉल के चारों कोनों में सिमटता उसके पास गिर आया, मानो कोई उसकी आंखें पे पट्टी बांधकर उसे उसके हाथों आलोक से कुछ भी देर ठहरा। चैपल की छत, दीवारों, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुडौल हाथ और पियानो के सुरातीत की धुन को भेदते हुए स्वयं उस धुन का भाग बनते जा रहे हो। एक पगली सी स्मृति, एक उद्भ्रांत भावना चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई वीपिंग विलोज की कांपती टहनियाँ, पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चीर, परिचित खंड खंड। कहीं पर गिरीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा हूँ, चौड़े बैठे हुए सबल कंधे, अपना सिर वहाँ टिका दो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स मेजर बन गए हैं, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा जरा सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब कहती नहीं, सिर्फ सोचती भरी थी। सोचा था कभी कहूँगी, वह कभी नहीं आया। बरूस का लाल फूल आए हो, न झूठी खाकी कमीज के जिस जेब पर बैठ चुके थे उससे उसमुसा हुआ चूहा और बुरुस का फूल निकल आई। सारा मुरझा गया, अभी खिल नहीं रहा। उसके बालों में गिरीश का हाथ लचक रहा है। हैज़ फूल कहीं टिक नहीं पाता, फिर भी उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसे कहा, देखो। वह मुड़ी और इससे पहले कि कुछ कह पाती, गिरीश ने अपना मिलिट्री का हैट धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्रमुग्ध सी वैसे ही खड़ी रही। उसके सिर पर गिरीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल हैं। गिरीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया है। लतिका, गिरीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मैंने ईटर ऑफ कुमाऊँ, उसका यह नाम गिरीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। वह हंसने लगे। लतिका, सुनो। गिरीश का स्वर कैसा हो गया था ना, मैं कुछ भी नहीं सुन रही। लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊँगा ना, कुछ भी नहीं सुन रही। किंतु वह सुन रही है, वह नहीं जो गिरीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है, उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के सुरों में डूबा हुआ गिर रहा है। उठ रहा। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंद ध्यान मग्न प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सी थकान उमड़ आई। देखो, मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। डॉक्टर ओथो में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती है। फादर आलमंड ने कुर्सी पर फैले अपने गाउन को समेट लिया। प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट की अंगुलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी के मंदिर जाना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्कूल से कुछ दूर मीडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मीडोज में बनेगी। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओट से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा और वीपिंग विलोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थी। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा पड़ा था।
उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां भी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे उन चंद बचे कुचे क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुल गवारा अखरा, किंतु फादर अरमंड के सामने वो उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर अरमंड का लंबा ओसपूर्ण चेहरा चैपल की घुटी हुई गरमाइयों से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगल पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही तो रह रही है, और डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने विस्मय से फादर की ओर देखा और समझ नहीं सकी कि फादर ने डॉक्टर की प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफ़ी कठिन है। फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड, पता नहीं आप क्या समझती हैं, मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेले रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकते हैं। मैं फ़िलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएगी। सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय बहुत कुछ अच्छी नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़े ही है। मिस वुड को आशा नहीं कि फादर अल्मंड अपने दिल में ऐसी दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर अल्मंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह ना था। आप तो जानती हैं कि मिस लतिका और मिस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा अब तो नहीं रहा। अब मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। फादर अरमंड को मिस वुड की मूर्खता पर इतनी अधिक क्षोभ हुआ, उनसे आगे कुछ नहीं बोला। डॉक्टर मुखर्जी उनका कभी नहीं पढ़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वो डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठी। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगल से उठाया, ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोले, प्रोग्राम अपने यूं ही बदला। मिस वुड, अब क्या बारिश होगी? ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत की सुर रुई के छुई हुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की थकी नादी नासों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफ़ी थक गया था। पियानो बजाने उसके फेफड़ों में हमेशा भारी दबाव पड़ता, दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत एक नोट को दूसरे नोट में उतारने के प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था, ह्यूबर्ट ने सोचा। मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतर खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुंध को काटता हुआ, तराशता हुआ एक बुल सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पूज एक छोटी सी मौत है, मानो घने ज़्यादातर वृक्षों की कांपती छाँव में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत आने वाले सुरों को अपनी बची खुची गुंजों की सांसें समर्पित कर दी जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती है इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरों सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। कारण पूछने पर वह चुप रहा। कोई ऐसी बात है जिससे मुझे कहने में डॉक्टर कतराता है? शायद मैं सकी मिजाज होते जा रहा हूँ, और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फांक, सफ़ेद पेंटियाँ चमक रही है। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया है। कोटोनवेट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं, और कभी कभी किसी लड़की की ओर जरा झुक कर सीटी बजाने लगते हैं। इतने में मिस्टर हेबर्ट चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप भी यही हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर पड़ी। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहनी हुई थी।
कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन सा पका गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो गया था, मानो बहुत धोने पर गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखर रह गए थे। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो वक्त जो कल जा रही, जो पीछे रुकना पड़ा। आप भी कल जा रहे हो मिस्टर युवक? अभी तक तो यही इरादा, यहाँ रुक कर भी क्या करूँगा? आप स्कूल की ओर जा रही हैं, चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली, चीड़ के पत्ते हर झोंके संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगा जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बुहार कर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में बाहर निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोकर समूचे शहर की ओर अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। हूबर्ट की सांस चढ़ गई थी। वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे वेलिंगर बैकग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमेट्री के दाईं ओर मुड़े तो लतिका हूबर्ट की प्रतीक्षा करने के लिए खड़ी हो गई। उसे याद आया कि छुट्टियों के दिनों में जब कभी कमरे में अकेले बैठकर उसका मन ऊब जाता था तो वह अक्सर टहलते हुए सिमिट्री तक चली जाती थी। उसे सटी पहाड़ी पर चढ़कर वह बर्फ में ढके देवदार वृक्षों को देखा करती थी, जिनकी झुकी हुई शाखाओं से रुई के गोलों से बर्फ नीचे गिरा करती थी। इसी नीचे बाजार जाने वाली सड़क पर रोज स्लेज पर फिसला करते थे। वह खड़ी खड़ी बर्फ में छिपी हुई उस सड़क का अनुमान लगाया करती थी जो फादर अलमैन के घर से गुजरती है, मिलिट्री अस्पताल और डाकघर से चर्च की सीढ़ियों तक जाकर गुम हो जाती थी। जो मनोरंजन एक दुर्गम पहेली को सुलझाने में होता है, वह लतिका को बर्फ में खोए सस्ते रास्तों को खोज निकालने में होता था। आप बहुत तेज चलती है मिस लतिका। थकान से ह्यूबर्ट का चेहरा कुम्हला गया था। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। कल रात आपकी तबीयत की क्या कुछ खराब हो गई थी? आपने कैसे जाना? क्या मैं स्वस्थ दिख रहा हूँ? ह्यूबर्ट के स्वर में हल्की सी खींच का आभास था। सब लोग मेरी सेहत के लिए क्यों बात शुरू करते रहते? उसने सोचा। नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वह तो सुबह करीमुद्दीन में ही बातों में जिक्र और कर दिया था। लतिका कुछ अप्रितम सी हो गई थी। कोई खास बात नहीं, यही पुराना दर्द शुरू से हो गया था। अब बिल्कुल ठीक है। अपने कथन की पुष्टि के लिए युवक छाती सीधे करके तेज कदम बढ़ाने लगा। डॉक्टर मुखर्जी का दिखलाया था, वो सुबह आए थे। उनकी बात कुछ समझ में नहीं आती। हमेशा दो बातें एक दूसरे से उल्टी कहते हैं कि इस बात मुझे 6-7 महीने की छुट्टी लेकर आराम करना चाहिए, लेकिन अगर मैं ठीक हूँ तो मैं भला इसकी क्या ज़रूरत है। दोस्तों, ये भाग 1 यहाँ पे ही समाप्त करती हूँ। भाग 2 जो है आगे कंटिन्यूअस रखेगा। नेक्स्ट डे मैं इसको अपलोड करूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।